हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री को ये आप बोल सकते हो लिंक करता है। ठीक है, तो आज से इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अब कुछ 5-6 वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले। तो क्या होते हैं वो कंसेप्ट, क्या प्रिक्विसाइट नॉलेज आपको पता होना चाहिए जब आप ये चैप्टर पढ़ो। यहाँ पे मैं सारे प्रिक्विसाइट्स का कुछ कुछ हिंट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके बारे में थोड़ा खुद से भी नेट से देखो या फिर किसी बुक से एक बार देख लेना, तब तुमको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं। ओके, सबसे पहला चीज वो किस बारे में पता होना चाहिए, एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एटम किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिसको और हम लोग डिग्रेड नहीं कर सकते और हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं एटम। ये तो हो गया एक बहुत प्रीलिमिनरी सा डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लास 7-8 में लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 9-10 में तुमको क्या है पढ़ना चाहिए एटम के बारे में। और क्या तुमको पता होना चाहिए कि एटम ही वो मतलब किसी भी एलिमेंट का वो हिस्सा होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट प्रॉपर्टी है वो एटम में शो करे। पेरेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लो कि तुमको पता है H2O क्या होता है, H2O इज वाटर। ठीक है, और वाटर का स्टेट कौन सा होता है? वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वाटर का एटम होगा वो भी लिक्विड स्टेट में हो। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं वो पेरेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बेसिक बता दिया एटम के बारे में। इसके बारे में तुम और डीप में पढ़ सकते हो, तुमको ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग को किस बारे में पता होना चाहिए? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जब हम लोग एटम को और तोड़ते हैं तो हम लोगों को बेसिकली 3 पार्टिकल मिलते हैं, इसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या होते हैं 3 पार्टिकल? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल। अब देखो, जो तुम्हारा एटम होता है, एटम का रचना कुछ ऐसा होता है कि उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो जो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ठीक है, अब हर ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, फिर तुम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तीनों का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल। जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। ठीक है, रोटेट कर रहा होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर तुमको पिछला क्लासेस याद आ रहा होगा तो एक फॉर्मूला हम लोग का होता था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी अभी मैं क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। अब जो एलिमेंट होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कब होगा? जब निगेटिव एलिमेंट्स और पॉजिटिव एलिमेंट्स के नंबर सेम हो। समझ में? अगर निगेटिव का ज्यादा हो गया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो फिर एलिमेंट न्यूट्रल नहीं होगा, एलिमेंट निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव एलिमेंट ज्यादा है। वैसे ही अगर तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा हो गया, तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में? तो फिर वो एलिमेंट नहीं बनेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? एक आयन बन जाएगा। ठीक है, आयन क्या होता है? आयन, आयन एक चार्ज एलिमेंट होता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। निगेटिव कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम लोग आयन का बात नहीं करते, जब हम लोग तुम्हारा एलिमेंट का बात करते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब एक बात बता, अभी मैं क्या बताया, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो शो करते हैं क्या? उसका एटॉमिक नंबर। ऐसा समझ में आया होगा?
फिर आता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, ठीक है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। जो मास नंबर होता है, ठीक है, वो लगभग एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, लगभग, अप्रॉक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि जो एलिमेंट के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और तीसरे एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, क्या मैं ऐसे कुछ भी बोल दिया हूं 2 8 18, नहीं। एक आता है बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी, उन्होंने बोला था, ये बोर नील बोर का बात है, मैं अपना मैं तो जरिया हूं, ठीक है, लेकिन बोला तो इन्होंने था। नील्स बोर्स ने बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2n²। किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 2n²। इसमें n क्या है, n होता है ऑर्बिट वैल्यू, ऑर्बिट वैल्यू। अब ऑर्बिट वैल्यू क्या होता है, ऑर्बिट वैल्यू के लिए बोर के पास फिर जाना पड़ेगा। बोर ने बोला था कि अगर तुम्हारा यहां पे एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, उन्होंने हर एक ऑर्बिट का नाम दिया। पहले ऑर्बिट का नाम k, दूसरे ऑर्बिट का नाम l, उसके बाद के वाला ऑर्बिट का नाम m, उसके बाद वाले ऑर्बिट का नाम n, ठीक है। पहले नाम दिया, नाम देने के बाद वो हर एक ऑर्बिट का कुछ n वैल्यू उन्होंने खुद स्पेसिफाई कर दिया। जैसे k के लिए n इक्वल्स टू होता है 1, l के लिए n इक्वल्स टू होता है 2, m के लिए n इक्वल्स टू होता है 3, n के लिए n इक्वल्स टू होता है 4, ठीक है। अब तुम मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर ये n इक्वल्स टू 1 2 3 4 क्या है, तो ये सब इंपेरिकल डेटा है, ठीक है। केमिस्ट्री में तुमको बहुत सारे चीज इंपेरिकल मिलेंगे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते, जो थ्योरी नहीं है। उन्होंने नील बोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने ये पॉस्टुलेट दिए, क्या k l m n डिफरेंट ऑर्बिट्स है जिसमें n का वैल्यू अलग अलग होता है। n इक्वल्स टू 1 होता है k के लिए, n इक्वल्स टू 2 होता है l के लिए, m के लिए n इक्वल्स टू 3 होता है, n के लिए n इक्वल्स टू 4 होता है। अब इस n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम क्या बोले, हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2n²। अगर हम लोग k के बारे में बात करें तो k में n का वैल्यू कितना था, 1 था, मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब k में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। l का बात करें तो l में n इक्वल्स टू 2 होता है, तो k में कितना, l में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग m का बात करें तो n इक्वल्स टू 3 होते हैं, तो 2 × 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करो, तो सोडियम का इलेक्ट्रिक तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तुमको पता होना चाहिए। अब 11 अगर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अभी मैं बताया क्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 11। अब 11 अगर है तो हमको पता है पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 रह, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में रह गया। दूसरे सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8, तो दूसरे सेल में 8 रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बचा कितना, 2 इसमें 8 इसमें, 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब तुमको किसी बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, ये पहला 10 है, उसके बाद का 10, ऐसे तुमको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के नाम तुमको एकदम मुंहजबानी याद होना चाहिए, ठीक है। और जो मैं पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ भेजा हूं, उस पीडीएफ का प्रिंट निकालो 2, एक अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ और एक अपने हाथ में रखो, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी के लिए तुमको पता होना चाहिए कि नोबल गैस स्ट्रक्चर क्या होता है, नोबल गैस स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब देखो कि जितने भी एक मतलब थियोरी है कि जितने भी एलिमेंट है इस दुनिया में, सबका एक ही लक्ष्य है, सबको स्टेबल होना है। और स्टेबल इस दुनिया में कौन है, नोबल गैस स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या कि अब ये जब कोई एलिमेंट स्टेबल हो जाता है तब फिर आगे वो रिएक्शन नहीं करता, उसको किसी से मतलब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करता है,
ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स को स्टेबल होना है। वो स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या, वो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर देंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये देखना होता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, वही होता है उसका वैलेंसी। ठीक है, जैसे कि मैं अभी सोडियम का बताया, सोडियम में कितना था, पहले में था 2, दूसरे में था 8, तीसरे में था 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्लोरीन का बात करूं, क्लोरीन का होता है 17, उसमें पहले में 8 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, और लास्ट में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो ये जो सोडियम है इसको होना है स्टेबल, और ये जो क्लोरीन है उसको भी होना है स्टेबल। अब स्टेबल कैसे होंगे, स्टेबल होने के लिए एक होता है नोबल गैस स्ट्रक्चर। नोबल गैस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट का आखिरी सेल में, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिस भी सेल के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हम लोग बोर के ही दिए थे, बोर का दिया हुआ ही थियोरी है कि जिस भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग स्टेबल गैस मानते हैं। क्यों, क्योंकि देखा गया कि जब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो फिर वो आगे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो एलिमेंट स्टेबल हो गया। ठीक है, हालांकि इसको बाद में गलत साबित कर दिया गया, लेकिन अभी के लिए हम लोग को यही देखेंगे कि अगर हम लोगों का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तुम्हारा एलिमेंट स्टेबल हो गया, अब वो आगे रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखो इस केस में अगर इसको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो वो क्या करेगा, वो ये जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है इससे छुटकारा पाना चाहेगा कि किसी तरीके से या तो इस एक को हम लोग बाहर किसी को भेज दें, या फिर किसी से हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन और ला के यहाँ पे भी 8 बना दें। अगर यहाँ पे भी 8 हो जाता तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके लिए इजी क्या पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देना, या फिर बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच के लेके आना। नॉर्मल सा बात है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो बाहर इजीली भेज सकता है। समझ में? अब हम लोग क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 बनाना है। तो इसको या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं छीन के लेके आ जाए, या फिर अपने सातों का सातों इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाल दे। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये कोशिश करेगा कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन में खींच के लेके आ जाए। अब वो ऐसे एटम्स को ढूंढेगा, ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा ये क्लोरीन, जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो। तो कौन सा एलिमेंट है जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो है सोडियम। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये क्लोरीन उसको बोलेगा काम करो तुम मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा सोडियम के भी बाहर तुम्हारा जो वैलेंस सेल होगा, लास्ट सेल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और क्लोरीन का भी जो लास्ट सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसमें पहले 7 था, अब ये सोडियम वाला को 1 को खींच के लेके आ जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। समझ में? तो इससे क्या हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गए, दोनों ही खुश हो गए। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यही हो गया इसका वैलेंसी। सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया, 1। उसी तरह से क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होगा, 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो वैलेंसी मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया या फिर लिया गया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। आशा है वैलेंसी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में प्रीक्यूसाइड तक ही रखता हूं, अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।